हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेलवे पीवाईक्यू 2.0 का लेक्चर 2 का रिवीजन लेकर के। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया है और आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि 3.0 बैच का भी वीडियो अपलोड कीजिए, तो उसका भी वीडियो आएगा। ऐसा मत सोचिए कि मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि आज या कल में नेक्स्ट लेक्चर उसका भी आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी चलिए आज के इस हम लोग जो रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का उपराष्ट्र बनने के लिए आवश्यकता नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो ये आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसे 40 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या है, 40 वर्ष ये नहीं होता, ये 35 ईयर होता है, ठीक है। इसलिए ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो यही हमसे गलत पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर होगा, ठीक है। अगर हम देखें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, तो बोला वह केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो भारत का नागरिक होना चाहिए वो, और साथ ही साथ उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। मतलब जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। तो ये तो उपराष्ट्रपति के लिए हो गया। अगर आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लोकसभा, राज्यसभा की जगह पर खाली लोकसभा आ जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ कि राष्ट्रपति के लिए जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में जो योग्यता चाहिए वो वाला होना चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति बनना है जो। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा के सदस्य का जो भी योग्यता है वो होना चाहिए। बाकी एज मैंने बता दिया 35 ईयर होना चाहिए। और किस किस का कितना ईयर होता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल हो जाएगा, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 30 साल होना चाहिए और मिनिमम 25 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अगर आपको बनना है तो मिनिमम 35 ईयर आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आर्टिकल के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो भी हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब कौन से आर्टिकल में आता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे ये पार्ट 5 में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पार्ट 5 जो कि संघ कार्यपालिका से बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें हमारा राष्ट्रपति आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो 52 से लेकर 62 आर्टिकल तक होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये जो है आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 70 तक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अभी उपराष्ट्रपति से बिलोंगिंग क्वेश्चन है तो हम लोग उपराष्ट्रपति के आर्टिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 63 की बात करेंगे तो ये बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। मतलब सब में जो भी आप पढ़ेंगे, जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसका पहला आर्टिकल यही बोलेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो उसमें बोलेगा कि भारत का एक पहला प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। 64 की अगर बात करेंगे, आर्टिकल 64 ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बोलता है। आर्टिकल 65 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पदभार संभालेगा। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा आर्टिकल नंबर 65, मतलब राष्ट्रपति किसी कारण से अगर एब्सेंट है, ठीक है, या वैकेंट है उसका सीट, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति उसका काम देखेगा। आर्टिकल नंबर 66 में आपका है उपराष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड कि चुनाव में जो है कौन भाग लेते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति को महाभियोग में भाग लेते हैं वही सब जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति को अगर हटाना है, महाभियोग लगाना है, तो उसमें कौन शामिल होता है, तो वो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। और ये जो है आपका राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 61 में है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बाकी आर्टिकल 67 में इसके कार्यकाल से रिलेटेड है, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। आर्टिकल नंबर 68 बोलता है कि अगर पद खाली है, ठीक है, तो उसको कितने समय में भरना है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 68 में यहाँ पर है। और 69 की अगर बात करेंगे तो 69 आपका जो है इस शपथ की बात करता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को शपथ जो है वो आपका सीजीआई दिलाता है, जो कि हम ऑलरेडी कल डिस्कस किए हैं। तो इस पीवाईक्यू सीरीज का यही खास है कि आपको डेली आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो बस टाइम निकाल करके जो भी आपका 30-35 मिनट का लेक्चर होगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन आपका होता रहेगा, ठीक है। इससे आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये पीवाईक्यू सर्च करने का ये बेनिफिट है कि आपको मतलब भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। बाकी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तो देख लीजिए कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि सबसे लंबे समय तक रहे थे। ये लगभग 1952 से लेकर 62 तक रहे थे। सबसे लंबे अगर पूछा है कि राष्ट्रपति जो है ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे थे, तो वो आपका
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पर अगर उपराष्ट्रपति की बात होगी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे ये राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा। और ये पार्टी दिया गया, कौन पार्टी से थे, तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे ये सब, ठीक है। तो जाकिर हुसैन एक याद रखिएगा कि 1962 से लेकर 67 तक रहे थे, ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी चीज़ याद रखिएगा। वीवी गिरी की बात करेंगे तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये सब आपके इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एम हिदायतुल्ला के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका 1979 से 84 के बीच में रहते, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो अभी वर्तमान में है जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, जो कि 2022 में अपॉइंट हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उसके पहले जो है आपको याद रखिएगा, जो वेंकैया नायडू जो थे वो आपके ऐसे पहले वाइस प्रेसिडेंट है जो कि जिनका जन्म भारत में, आज़ाद भारत में, मतलब 1947 के बाद जन्म हुआ है और ये थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेंकैया नायडू थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि आज़ाद भारत में जिनका जन्म हुआ है, ये 2017 से 22 तक रहे थे, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इनका पार्टी है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है ये, कर्नाटका हो जाएगा, जो कि अभी बंद हो चुका है ये कोलार गोल्ड फील्ड जो माइंस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे तो जो कर्नाटका में आपका जो है हुट्टी गोल्ड माइंस भी है, ठीक है। और कुद्रेमुख जो कि एक लौह अयस्क का प्रमुख यहाँ पर जो है मतलब माइंस है, कुद्रेमुख, जो कि आपका ये कर्नाटक में ही पड़ता है। इसको हम लोग हॉर्स शू शेप के नाम से भी जानते हैं कुद्रेमुख को, क्योंकि इसका जो शेप है मतलब हॉर्स के शू के, मतलब हॉर्स के वैसा है, ठीक है। तो कुद्रेमुख याद रखिएगा। इसके अलावा झारखंड में भी काफ़ी सारे माइंस हैं यहाँ पे। अगर बात करेंगे कोयला की खानें हैं यहाँ पर झरिया में, ठीक है। अबड़क की खान यहाँ पर कोडरमा में, ये सब झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं। आयरन की बात करेंगे तो नोवामुंडी में, और तांबा की बात करेंगे तो घाटशिला में, ठीक है। बाकी कोयला की जो खान है झरिया के साथ साथ बोकारो में भी है, याद रखिएगा। और ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया कि जो कुद्रेमुख है वो लौह अयस्क का एक प्रमुख माइन है, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है इकोनॉमिक्स का। मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मांग वक्र यानी कि होता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, तो बोल रहा है पहला, यह डिमांड फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये डिमांड और अगर बात करेंगे डिमांड का और फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद सेकंड बोला कि यह प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शाता है। तो जी हाँ, दोनों यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। अगर आप इसको अच्छे से समझाएं तो देखिए, ये जो मांग वक्र होता है, ये आप जो देख रहे हैं ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य अगर बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है उसमें कमी आता है, ठीक है। और इसमें जो डाउन स्लोप आपको देखने को मिलता है, यही आपका मांग वक्र होता है, जो कि नीचे की ओर होता है, निगेटिव स्लोपिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मांग वक्र में क्या होता है, तो जैसे मूल्य बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका जो डिमांड है वो आपका यहाँ पर कम होता जाता है, ठीक है। तो यही आपका मांग वक्र होता है। तो वही चीज़ बोला कि डिमांड फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो सही है पहला। दूसरा बोला कि यह प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा, वही चीज़ तो बोला है ना कि जैसे जैसे अगर डिमांड बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर बात सही है। अगर हम एक और बात अगर बात करें तो डिमांड हो जाएगा, ठीक है, डिमांड कर्व हो जाएगा। एक होता है सप्लाई कर्व भी, ठीक है। तो डिमांड वाला तो नेगेटिव होता है, आप देख रहे हैं इसका जो स्लोप कैसे है, नीचे की ओर है। लेकिन ये जो सप्लाई वाला होता है वो थोड़ा सा इंक्रीजिंग होता है, इस तरीके से होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई करना। जैसे मान लीजिए कि आप किसान हैं, अगर रेट कम चल रहा है बाज़ार में किसी प्रोडक्ट का, तो आप कम उत्पादन करिएगा उसका, ठीक है। अगर जैसा जैसा बढ़ेगा उसका रेट, आप सोचोगे कि नहीं मुझे और उत्पादन करना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ऐसे में इस केस में उल्टा हो जाता है, ये डिमांड वाले से उल्टा होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर रेट बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई जो कर्व होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये पॉजिटिव स्लोपिंग होता है और ये नेगेटिव स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब ये जो मांग वक्र होता है इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है राइटवर्ड, एक होता है इनवर्ड, ठीक है। राइटवर्ड को ही आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो राइटवर्ड स्लोप कब होता है, जब डिमांड जो है बढ़ता है, ठीक है। डिमांड बढ़ता है और साथ ही साथ आपका जो इनकम है, ठीक है, ये जो आप स्लोप देख रहे हैं ये आपका किस किस चीज़ को नियत मान के बनाया जाता है। तो ये आय इनकम को मतलब नियत रखा जाता है कि इनकम ना तो चेंज हो रहा है, मतलब ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। इसके बाद प्राथमिकता, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को लेना है तो मतलब क्या वो प्राइमरी है आपके लिए, मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी आपको जो है नियत रखा जाता है। और इसके अलावा विकल्प तथा अन्य सामान का मूल्य समान, इन सब चीज़ों को नियत रख के अगर मान लीजिए कि अगर आपका इनकम में चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मूल्य तो बढ़ रहा है लेकिन अगर आपका इनकम भी बढ़ रहा है तो आप डिमांड को कम नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो डिमांड कम नहीं होगा यानी कि डिमांड भी बढ़ता जाएगा, मूल्य बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इस केस में इसको राइटवर्ड या आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पर जो है मतलब डिमांड
घट जाता है, मतलब इनकम आपका घट जाता है, तो ऐसे में ये जो है डिक्रीज हो जाएगा और इसको हम लोग इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा चीज़ें याद रखिएगा यहाँ पे। बाकी अगर बात करेंगे ये जो आपका विकल्प या जो सामान्य का मूल होता है, इसमें कौन कौन सा मूल सॉरी प्रोडक्ट आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक, और एक होता है सब्स्टिट्यूट। जैसे सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है जैसे कि टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी मतलब मान लीजिए कि टी का मूल्य अगर बढ़ गया तो उसके जगह पर हम कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक अगर प्रोडक्ट का अगर मान लीजिए कि दाम बढ़ रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, तो दूसरा का ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि चाय और चीनी दोनों एक तरीके से रिलेटेड है। क्योंकि अगर जो लोग चाय पी रहे हैं तो चीनी का आवश्यकता तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चाय और चीनी इस तरीके के जो प्रोडक्ट होंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है क्या होता है। एंड याद रखिएगा कि ये जो डिमांड कर्व और जो सप्लाई कर्व जहाँ पर मीट होते हैं, जहाँ पर ये कटते हैं, इसको हम लोग जो है समावस्था, ठीक है, या इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं इसको। और ये ऐसा पॉइंट होता है जिस पे लोग जो है डिमांड भी जिनका होता है, मतलब सामान खरीदने के लिए भी, और जो सप्लायर होता है उसका भी, मतलब सप्लाई का जो होता है कि हाँ मैं सप्लाई करूँगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो दोनों मतलब मीट करते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से दो देशों में से कौन से स्थल रुद्ध है। मतलब स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक, यानी कि जहाँ पर समुद्र से सीधा संपर्क नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं लैंडलॉक। तो ये दक्षिण अफ्रीका का दो ऐसा देश है जो कि है पराग्वे और बोलीविया। अगर मैप में देखा जाए तो देख सकते हैं ये है आपका बोलीविया और ये है आपका पराग्वे। ठीक है, और ये साइड में आप देख सकते हैं ये सारा आपका जो है वाटर है, ठीक है, सी है। तो आप देख सकते हैं यही दो ऐसा कंट्री है जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक है, यानी कि ये वाटर से संपर्क नहीं रखता है। ठीक है, बाकी अब जितने भी आप देख लीजिए, ब्राज़ील देख लीजिए, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सारे आपका जो है वाटर से कांटेक्ट में है। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर जो दो आंसर हो जाएगा बोलीविया और पराग्वे, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोलीविया और पराग्वे दो ऐसे देश हैं जो कि फुल्ली लैंड लॉक्ड है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात अगर आ ही गई है तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पर एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, इसके अलावा माउंट एकानकागुआ जो कि उच्चतम पॉइंट है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट भी यहीं पर है दक्षिण अमेरिका में ही, जिसका नाम है माउंट एकानकागुआ। एंडीज श्रृंखला यहीं पे है। इसके अलावा सेकंड जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक वोल्केनो हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है ओजस डल सलाडो। ये एक प्रकार का वोल्केनो है जो कि चिली एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये चिली है और यहाँ पर ये अर्जेंटीना है, तो दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पर जो लोकेटेड है ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और वोल्केनो ज्वालामुखी है जो कि है माउंट कोटोपैडी, जो कि आपका इक्वाडोर में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये सारे आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, देश भी आप याद रखिए कि देश आपका कहाँ का है, तो कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, ये सब आपका दक्षिण अमेरिका के ही देश है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। अपने एक्सिस पे बोला है, यानी कि ये सन का नहीं बोला, अपने एक्सिस पे बोला है कि एक चक्कर कितने दिन में करता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 दिन 18 घंटा। ठीक है, अर्थ हमारा 24 घंटा करता है। अगर हम सबसे कम की बात करेंगे कि सबसे कम कौन करता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति 9.9 घंटे में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने एक्सिस के ऊपर। इसका पलायन वेग बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो ज़्यादा वाला हो गया। ठीक है, अगर सबसे धीमा पूछेगा तो सबसे धीमा शुक्र का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 243 दिन लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने एक्सेस पे घूमने में शुक्र टाइम लेता है 243 दिन, और सबसे कम आपका बृहस्पति लेता है जो कि 9.9 घंटे। और हमसे पूछा था यहाँ पर मंगल यानी मार्स का, तो 1 दिन 18 घंटे लेता है। अगर वही हम परिक्रमण की बात करेंगे, रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो बुध जो है सबसे फास्ट करता है यहाँ पर 88 दिन में। ठीक है, इसका पलायन वेग काफ़ी कम होता है। पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। तो अपने ऑर्बिट से निकलने के लिए जो मतलब कि वेलोसिटी की नीड होती है उसको हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये पलायन वेग बुध का सबसे कम होता है और बृहस्पति का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, तो वरुण लेता है जो कि 164 साल। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं परिक्रमण वाले में कि बुध सबसे नज़दीक है तो सबसे कम समय लेगा, और वरुण सबसे ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा समय लेगा। ऐसा भी याद कर सकते हैं। बाकी याद रखिए कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एस्टेरॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बाकी एक है आपका क्यूपर बेल्ट जो कि आपका हमारे सोलर सिस्टम को अलग करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी का पलायन वेग भी याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है,
इसके अलावा बृहस्पति की बात करेंगे तो सबसे तेज़ घूर्णन जो कि मैंने बता दिया 9.9 आवर में करता है। इसके पास 4 चंद्रमा है जो कि बड़े बड़े चंद्रमा है जो कि गैलीलियो ने खोज की है। इसका नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम है आपका लो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। ये सारे के सारे जो है आपका गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि सबकी खोज जो है गैलीलियो ने की थी। ठीक है, इसमें जो गैनीमेड है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बृहस्पति का ही एक उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला, सॉरी ये तो है, हाँ, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? क्या लिख दिया क्वेश्चन यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, शनि का सबसे ज़्यादा है उपग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी सॉरी ये भी नहीं होगा, बस ऐसे सिंपल याद रखिए। ठीक है, गैलीलियो ने इन सब की खोज की थी। ठीक है, गैनीमेड हो गया, उसके बाद कलिस्टो हो गया, लो हो गया, यूरोपा हो गया। आगे बढ़ते हैं, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, लूसीफर भी इसको बोलते हैं क्योंकि लूसीफर का मतलब होता है प्रकाश को लाने वाला, और यही काम करता है शुक्र, इसलिए इसको लूसीफर भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, मरकरी हो गया, ठीक है, उसके बाद वेनस हो गया, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ होता है थर्ड नंबर पे, तो अर्थ का एक उपग्रह है जो कि है मून। ठीक है, उसके बाद मार्स है, तो मार्स का आपको पता होना चाहिए कि दो है, फोबोस और डिमोस, ये भी याद रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह होता है आपका ये शुक्र। ठीक है, H2SO4 के घने बादल इसके चारों ओर होते हैं जिसको कि ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिए, ये मार्स के बारे में बात किया गया। ठीक है, बाकी ये मैंने बता दिया, 4 चंद्रमा होते हैं। छठा क्वेश्चन बढ़े, भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को जो है यहाँ पर 2014 में यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। ठीक है, इनको भी साथ में ही यहाँ पर जो है मिला था, यहाँ पर जो नोबेल शांति पुरस्कार था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। किस लिए मिला था? तो इनका एक साहित्य था गीतांजलि, उसके लिए इनको मिला था। ठीक है, तो पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे नोबेल पुरस्कार होंगे तो भारत रत्न की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन को यहाँ पर, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, 1998 में इनको जो है भारत रत्न मिला था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में जो है आपको मिला था यहाँ पर भारत रत्न। ठीक है, बाकी भारत रत्न 1924, सॉरी ये भारत रत्न नहीं था, ये हमें एक मिनट, हाँ, अमर्त्य सेन को भी यहाँ पर ये भारत रत्न नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार मिला था। सॉरी, मैं गलती बोल रहा हूँ। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको 1998 में मिला था। सीवी रमन को भी यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला है जो कि 1930 में मिला है। ठीक है, भारत रत्न भी सीवी रमन को मिला है जो कि 1954 में जो पहला मिला था यहाँ पर। ठीक है, 3 व्यक्ति थे इस समय, सी राजगोपालाचारी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये तीनों को जो है पहला भारत रत्न 1954 में मिला था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है जो कि 1913 में मिला है। तो आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यही चीज़ था यहाँ पर। बाकी इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, चित्रकला की मधुबनी शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो बिहार राज्य में हुई थी, याद रखिएगा। वर्तमान में बजट में निर्मला सीतारमन जी ने मधुबनी चित्रकला की साड़ी पहनी थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा अदर स्टेट की अगर हम बात करें चित्रकला शैली की, तो इसमें राजस्थान का जो फॉर्ड पेंटिंग है वो आ जाएगा, महाराष्ट्र की जो वर्ली है वो हो जाएगा, ओडिशा में पट्टचित्र करके है जो इस पे जो जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो ये ओडिशा में है। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपका काली घाट। ठीक है, ये है आपका अलग अलग यहाँ पर राज्यों में चित्रकला की शैली। तो हमसे पूछा था ये मधुबनी वाला, तो बिहार हो जाएगा। इसके अलावा शहनाई को लोकप्रिय बनाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था? तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है, पहला भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन थे? तो MS सुब्बुलक्ष्मी थे, जो कि यहाँ पर जो है 1998 में इनको जो है मिला था। ठीक है, और यहाँ पर बात करें भारत रत्न मतलब कि पहले संगीतकार की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब कि क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिशियन इनको कहते हैं। ठीक है, 1998 में फर्स्ट MS सुब्बुलक्ष्मी थी, सेकंड पंडित रविशंकर थे 1999, जो कि एक सितार वादक है। ठीक है, इन्हीं के एक से ऋषभ रिखी राम शर्मा है जो कि सितार बजाते हैं। इसके अलावा थर्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, इनको भी यहाँ पर जो है भारत रत्न से मिला है। ठीक है, तो पहले ये थे, सेकंड ये थे, तीसरे ये थे। तो 2001 में ये तीसरे ऐसे थे म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे शहनाई वादक में तो अली अहमद उसैद खान हो जाएंगे, पंडित अनंत लाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मतलब
कौन सा आपका जो है ये शहनाई जो है वो कैसा वाद्य यंत्र है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है आपका, जिसको मंगल वाद्य भी कहते हैं। इसमें आपका 7 होल्स होता है, ठीक है। 7 होल्स मतलब कि 7 छेद होते हैं, ठीक है। 1947 में जो है जो बिस्मिल्लाह खान है वो लाल किला में शहनाई बजाए थे, ठीक है। और ईरान के तेहरान में इनके नाम पर ऑडिटोरियम भी है, ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है गोपिका वर्मा जो है कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना है, मतलब कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है यहाँ पर गोपिका वर्मा, उसके बारे में यहाँ से पूछ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का, वो हो जाएगा हम लोगों का मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो कि आपको पता है ये केरल का आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके साथ साथ केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कि है कथकली। इसके अलावा अगर बात करें तो टोटल हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा है? मोहिनी अट्टम है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है और उसके बाद कुचिपुड़ी है और सतरिया है, ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है आपका ये आपका मतलब कर्नाटका का है, सॉरी केरला का है। कथक जो है आपका यूपी का है, ठीक है। मणिपुरी का मणिपुरी जो है मणिपुर का है। उसके बाद ओडिसी जो है उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है और सतरिया जो है वो असम का है, ठीक है। बाकी अगर बात करें दोस्तों, ये जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है। एंड इसको जो है मंत्र मुग्ध नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गोपिका वर्मा जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम इसके और भी एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके पहले बता दें आपको, ये जो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, ठीक है, ये आपका जो पंच तत्व है उसमें वायु जो तत्व है उसको डिनोट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की, तो गोपिका वर्मा तो हैं ही, इनके साथ साथ कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन और कल्याण कुटी अम्मा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एक्सपोनेंट्स हैं यहाँ पर भरतनाट्यम के, सॉरी मोहिनी अट्टम के, ठीक है। दोनों अट्टम अट्टम है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है, बाकी भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो एक्सपोनेंट पढ़े ये सब आपका जो है जो आपका केरल है का जो नृत्य है मोहिनी अट्टम उसका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे हरित क्रांति, आपको पता होगा 1965-70 में मतलब लगभग आया था, ठीक है। तो उस समय जो आपका बीज का किस्म यूज किया गया था वो आपका HYV, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है। इस टाइप का जो बीज था और वो गेहूं और चावल का जो बीज था उसका यूज किया गया था हरित क्रांति के दौरान, ठीक है। और ये जो हरित क्रांति का जो टर्म है वो किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है, तो विलियम गॉड करके थे एक, ठीक है। उन्होंने ये हरित क्रांति का टर्म जो दिया था, ठीक है। हरित क्रांति से पहले जो भारत था वो आपका PL480 टाइप का जो किस्म का जो बीज था जो कि USA से इंपोर्ट किया था, जो USA वालों जो है अपने सूअरों को खिलाते थे, वो वाला हम लोग जो है वहाँ से मंगाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर हम लोग जो है HYV सीड्स का यूज करने लगे, ठीक है। इसका प्रथम उपयोग जो है नॉर्मन बर्लॉग ने मैक्सिको व लैटिन अमेरिकन देश जैसे कि पनामा, निकारागुआ और इंडोनेशिया में किया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो अगर बात करेंगे कि हरित क्रांति के जो जनक हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर जो किसको कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बर्लॉग को ही कहा जाता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक टर्म अगर बोलेगा तो वो विलियम गॉड हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा जनक कौन है, नॉर्मन बर्लॉग, लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो भारत में MS स्वामीनाथन, ठीक है। बाकी नॉर्मन बर्लॉग को जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया जा चुका है 1970 में, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखिएगा। हमसे पूछा था कौन सा किस्म, तो HYV हाई यील्डिंग वैरायटी का जो बीज था, ठीक है, गेहूं और चावल के, उसका यूज किया गया था जो, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा, भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नगद, सोना और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो टर्म है आपका, इसको कहते हैं हमारा स्टैचुअरी लिक्विडिंग रेशियो, यानी कि SLR शॉर्ट में कहते हैं। इसका हिंदी होता है वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। मतलब देखिए इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है वो बैंक में 100 रुपये जमा किया है, ठीक है, 5% के रेट पे, ठीक है। बैंक इसको जो है मतलब पूरा जो 100 रुपीज़ है, ठीक है, वो जो है ऋण पर दे दिया 9% के ब्याज पे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। RBI जो होता है वो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि अब जितने पैसे मतलब जमा हुए हैं उसको सारे के सारे आप लोन में नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4% जो मार्जिन हुआ है, ठीक है, इसको बैंकिंग के लैंग्वेज में स्प्रेड कहते हैं, लाभ को स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक ये कहता है कि कुछ पैसा जो है कैश में रखने के लिए बोलता है और कुछ पैसा जो है वो गोल्ड या फिर गवर्नमेंट रूप में कुछ रखा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका कहलाता है स्टैचुअरी लिक्विडिंग रेशियो SLR, ठीक है। एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश में अगर रखा जाता है उसको CRR कहते हैं, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। और अगर हम गोल्ड वगैरह में रखते हैं, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट के कुछ ऐसे
मतलब यूनिट के रूप में रखते हैं तो उसको हम लोग स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो कहते हैं। और हमसे यही पूछा था कि भारत के वाणिज्यिक बैंक को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नगद, सोना और अन्य, ठीक है, प्रवृत्तियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये हम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर पैसों की आपूर्ति के बारे में, तो कैश में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वही अगर आप गोल्ड गवर्नमेंट में होता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको पता है कि जो गोल्ड होता है उसका रेट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, कैश का तो रेट नहीं बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर नो इंटरेस्ट रेट कैश पे, और गोल्ड या फिर जो भी गवर्नमेंट यूनिट्स हैं उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। ठीक है, बाकी धन गुणक एक टर्म होता है जो कि आपका ये जो CRR पर है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है, ये भी एक टर्म आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 1867 ईस्वी में जो है इस प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो MG रानडा थे, ठीक है, 1870 ईस्वी में। ठीक है, केशव चंद्र सेन भी मतलब ये थे। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो प्रार्थना समाज और ये अलग है। ठीक है, प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की बात में अगर हम बात करेंगे तो आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना किया था लगभग 1814 ईस्वी में। ठीक है, बाद में यही आत्मीय सभा जो है आपका ब्रह्म समाज के रूप में बन गया 1828 ईस्वी में। ठीक है, और अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि आत्मीय सभा पहले बना था 1814 में, बाद में यही आपका 1828 में ब्रह्मो समाज बन गया। बाकी अकबर द्वितीय ने इनको राजा का उपाधि दिया था। बुक्स की बात करेंगे राजा राम मोहन राय की, तो इसमें आपका संवाद कामुदी हो जाएगा, मिरातुल अखबार हो जाएगा, परसेप्ट्स ऑफ जेसस हो जाएगा, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो जाएगा। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट बुक्स है राजा राम मोहन राय की। बाकी इन्होंने एक सती प्रथा था उसको भी अंत किया था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो हमसे पूछा था कि यहाँ पर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। अगर हम देखिए यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में कुछ चीज़ें जाने, तो पहले तो बता दें देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो रविंद्र नाथ टैगोर के पिताजी थे। ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, बनाई थी उसको 1839 ईस्वी में, जो कि बाद में आगे चल के ब्रह्म समाज में ही जा करके मिल गया था। ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी प्रकाशित की थी, किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि पिता थे रविंद्र नाथ टैगोर के। ठीक है, इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको पता ही होगा कि राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा था, जो वंदे मातरम है, ठीक है, उसको लिखा था, जो आनंद मठ जो है, ठीक है, आनंद मठ से ही मतलब ये लिया गया है। बाकी आनंद मठ में आपका सन्यासी विद्रोह के बारे में भी यहाँ पर जो बताया गया है, तो ये सब आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही रचा है। ठीक है, इसके अलावा परमहंस मंडली के बारे में याद रखिएगा कि परमहंस मंडली की जो स्थापना थी वो 1840 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग। ठीक है, आत्मीय सभा बोलेगा तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और अगर परमहंस मंडली का बोलेगा तो वो आपका दादोबा पांडुरंग 1840 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी याद रखिएगा कि इनका जो जन्म था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसी दिन हम लोग भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो 12 अगस्त होता है। ठीक है, लेकिन भारतीय पूछेगा तो 12 जनवरी, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछेगा तो 12 अगस्त। ठीक है, इनकी मृत्यु, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो थी 4 जुलाई 1902 को हुई थी। भाषण इन्होंने दिया था शिकागो में लगभग 1893 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और मूल नाम था इनका गजाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का। बाकी स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम की बात करेंगे तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बाकी इन्होंने अपने गुरु के नाम पर जो है एक रामकृष्ण मूवमेंट भी चलाया था, जो कि 1 मई 1897 ईस्वी को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। बाकी इनके नाम पर तमिलनाडु में रॉक मेमोरियल भी है, ये भी चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1986। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है 51A, ठीक है, उसमें हम लोगों का यहाँ पर जो है ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कहा जाता है, जो कि हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अधिनियम बनाया गया था 1986 में, याद रखिएगा। बाकी 1972 में आपको पता होना चाहिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एक था 1973 भी याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व था। ठीक है, उसके बाद 1951 भी याद रखिएगा, RPA जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, जो कि जिसका पूरा नाम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो ये 1951 में आया था। 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण आया था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। 1986 में आपका जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो है हमारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछेगा वाटरफॉल तो कुंचिकल हो जाएगा। ठीक है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है वराही नदी पर। सेकंड अगर बात करेंगे, सेकंड ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या फिर गरसोप्पा इसको बोलते हैं, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है शरावती नदी पे। ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट वाला कुंचिकल और सेकंड वाला गरसोप्पा, दोनों कर्नाटका में ही है। इसके अलावा याद रखिएगा एक दूध सागर जलप्रपात है जो कि गोवा में है, कौन सी नदी पर, तो मांडवी नदी पर। ठीक है, दूध सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूध के जैसा जो है सफ़ेद होता है इसका पानी। ठीक है, इसके अलावा हुंड्रू याद रखिएगा, हुंड्रू जो जलप्रपात है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है जो कि झारखंड में है। चूलिया जलप्रपात आपका चंबल में है जो कि राजस्थान में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक है चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और इसी को भारत की नियाग्रा भी कहा जाता है। नियाग्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतलब ये काफ़ी ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कौन सा है, कुंचिकल। मतलब नियाग्रा जो हमारा जलप्रपात है उसी के जैसा यहाँ पर है चित्रकूट जलप्रपात, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है, और नियाग्रा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट एंजेला जलप्रपात की बात करेंगे तो मतलब फर्स्ट वाला जो है वो आपका एंजल जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है। तो अगर वर्ल्ड का पहला पूछेगा कि यहाँ पर जो है हाईएस्ट कौन सा है तो वो आपका एंजल हो जाएगा, सेकंड पूछेगा तो आपका नियाग्रा हो जाएगा, और भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि एमपी में लोकेटेड है, सॉरी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, एक और याद रखिएगा यहाँ पर मड़मुगांव पोर्ट के बारे में कि मड़मुगांव पोर्ट जो है वो आपका गोवा में है। ठीक है, जुआरी नदी के एस्चुरी पे ये बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। एस्चुरी क्या होता है तो एक प्रकार का डेल्टा टाइप का होता है, मतलब नदी का जो है पाथ बन जाता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से। ठीक है, और फ्लो करने करने लगती है। ठीक है, मतलब डेल्टा के समान ही होता है, डेल्टा नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर जो पश्चिम वाले में अगर बात करेंगे, पश्चिमी घाट पर जो भी नदियाँ आती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण आपका पूर्वी वाला करती है। तो जुआरी नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, और वही एस्चुरी में जो है आपका मड़मुगांव पोर्ट है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्शाता है। ठीक है, मतलब हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा पूछ रहा है तो आर्टिकल नंबर 343 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। इसके अलावा 51 तो मैंने आपको बताया था अभी कि मौलिक कर्तव्य जो है इसके बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर 51 है। आर्टिकल 370 आपको पता ही है कि विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। आर्टिकल नंबर 80 की बात करेंगे तो ये बोलता है राज्यसभा की प्राप्त शक्ति। ठीक है, मतलब राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने मेंबर्स होंगे उसके बारे में बात करता है। जैसे इसमें अगर बात करेंगे टोटल जो स्ट्रेंथ है 250 है, जिसमें 238 आपका नॉमिनेटेड होते हैं, 12 आपका जो है वो 238 आपका इलेक्टेड होते हैं मतलब निर्वाचित होते हैं, और 12 आपका नॉमिनेटेड होते हैं निर्वाचित होते हैं, जो कि राष्ट्रपति करता है। किसके बेसिस पे करता है तो लिसास के बेसिस पे, यानी कि लिटरेचर यानी साहित्य के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे, आर्ट के बेसिस पर, और सोशल वेलफेयर के बेसिस पर। तो इन सब के बेसिस पर राष्ट्रपति जो है सदस्य को नामित करता है। ठीक है, बाकी आर्टिकल नंबर 120 याद रखिएगा, संसद में प्रयोग होने वाली जो भाषा है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और बोला जाए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी इसी में अगर आप 90 ऐड कर दीजिए, चूँकि हम लोगों ने कल ही देखा था कि अगर 110 के ऊपर आपका कोई आर्टिकल है तो उसमें 90 जोड़ दीजिए तो स्टेट वाला मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो है 120 आर्टिकल है तो इसमें 90 जोड़ दीजिए, 210 आ गया। तो 210 आपका बोलता है राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में। ठीक है, चलिए, बाकी हमसे पूछा था हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा, तो आर्टिकल नंबर 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत पड़ता है। आप देखिए 4 चीज़ होता है यहाँ पे, एक होता है ग्रीष्म अयनांत, एक होता है शीत अयनांत, इसके अलावा दोस्तों एक होता है आपका मतलब वसंत विषु। ठीक है, और एक होता है आपका वसंत, एक और होता है क्या वसंत विषु, और एक होता है आपका शरद विषु। ठीक है, तो सबका डेट आपको याद रखना है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीष्म आयनन, जिसको इंग्लिश में समर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गर्मी का महीना कब होता है, जून के महीने में, तो जून के महीने में ग्रीष्म वाला आएगा। ठीक है, तो 21 जून आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें क्या होता है ग्रीष्म अयनांत में क्या होता है कि जो भी सनलाइट होता है वो डायरेक्टली आपका कर्क रेखा पे पड़ता है। ठीक है, इसी का एक अपोजिट होता है आपका ये तो ग्रीष्म अयनांत हो गया, एक हो गया शीत अयनांत। ठीक है, जिसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो अगर गर्मी 21 जून को है तो इसी में आप 6 महीने ऐड कर दीजिए, 6 महीने ऐड कर दीजिएगा तो लगभग आप पहुंच जाइएगा दिसंबर में, यानी कि 21 से 22 दिसंबर का जो टाइम होता है वो आपका ये विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। और इसमें जो आपका सनलाइट होता है मतलब सन का जो रे होता है डायरेक्टली कर्क रेखा पे ना पड़ के मकर रेखा पे पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों चीज़। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये शरद विषु और बसंत विषु के बारे में, तो जो आपका शरद विषु होता है, ठीक है, यानी कि ऑटमल इक्विनॉक्स जो होता है वो 22 से 23 सितंबर को होता है, और जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है वो आपका मार्च 20 से 21 में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी याद रखिएगा ये भी चीज़ कि जो 22 दिसंबर होता है उसको उस दिन शॉर्टेस्ट डे होता है, और 21 जून को जो है आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आता है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो
ये ऑटोमल इक्विनॉक्स होता है 22-23 सितंबर को। इस दिन इक्वल डेज और इक्वल नाइट होता है, ठीक है। बाकी ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है उसके कारण भी होता है। तो हमसे पूछा था ग्रीष्म में आयनन, तो मतलब चारों का डेट आप याद रखिए, ठीक है। ग्रीष्म वाला याद कर लीजिएगा तो विंटर वाला याद हो जाएगा। और अगर आप इसमें कोई भी एक याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ऑटोमल इक्विनॉक्स याद कर सकते हैं तो यही याद कर लीजिए 22 या 23 सितंबर, और उसमें फिर 6 महीने आप ऐड कर दीजिए तो आप मार्च में पहुंच जाइएगा लगभग, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। आगे है कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिसने अपने अधिकांश जीवन बंगाल में काम किया, तो ये मदर टेरेसा थी, ठीक है। याद रखिएगा इनको जो है फर्स्ट भारतीय महिला थी, मतलब जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था लगभग 1979 में। प्रथम महिला अगर पूछेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो इसमें मैरी क्यूरी का नाम आता है, जो कि 1903 में इनको मिला था। किस क्षेत्र में, तो साइंस के क्षेत्र में मिला था। फिजिक्स में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया था, इसके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा आगे है पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। ये किसने लिखा था, तो अनुपम खेर। याद रखिएगा कि अनुपम खेर के द्वारा जो है योर बेस्ट डे इज टुडे लिखा गया, ठीक है। 19 नंबर बोर्ड है किस चट्टान में पौधों, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कि कभी उन पर रहते थे, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा ऐसा चट्टान है जिसपे पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्मजीवी के जीवाश्म हो सकते हैं, तो ये अवसादी हो जाएगा, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है उसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि चट्टान का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं, और जो जीवाश्म का अध्ययन होता है उसको हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो पत्थर होता है उसका एज अगर काउंट करना है तो उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, C14 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि चट्टान बनते कैसे हैं। तो चट्टान भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे मेजरली अगर बात करेंगे तो उसमें आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और रूपांतरित चट्टान होता है। तो अब जो आग्नेय चट्टान होता है इसका निर्माण जो होता है इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है आपका लावा या फिर मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, तो वो जो बाहर निकलता है आपका, और बाहर होने के बाद जब वो ठंडा होकर के जम जाता है यानी कि सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो हमारा जो है आग्नेय चट्टान बनता है। इसके एग्जाम्पल में आपका गैब्रो हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा और प्यूमाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आग्नेय चट्टान के, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें कौन जो है आपका आग्नेय चट्टान है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारे आपका इग्नियस रॉक्स है यानी कि आग्नेय चट्टान है। उसके बाद एक आता है अवसादी चट्टान, ठीक है, जैसे कि नाम ही है अवसाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो पत्थर बना है, ठीक है, ये आपका टूटने लगता है, ठीक है। मतलब प्राथमिक चट्टानों के लिथिफिकेशन का मतलब एक प्रोसेस होता है जिससे टूटने लगता है चट्टान, ठीक है। तो जो अवसादी चट्टान होता है उसमें मतलब जो आग्नेय चट्टान में ही ये लिथिफिकेशन का प्रोसेस जब होता है तो वो चट्टान आपका अवसादी चट्टान बन जाता है। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल आ जाएगा लाइमस्टोन, चॉक और सैंडस्टोन, ये सारे के सारे आपका अवसादी चट्टान के एग्जांपल हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा था कि जीवाश्म वगैरह जो है और जो वनस्पतियां हैं, पौधे, जानवर, ये सब कहाँ पे हो सकते हैं, तो यही सेडिमेंट्री रॉक्स में हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक होता है कायांतरित, जिसको कि रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्राथमिक यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे कि प्रेशर में परिवर्तन करते हैं या फिर वेलोसिटी में परिवर्तन, वॉल्यूम में परिवर्तन करते हैं या फिर टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, तो मतलब ये बनता है आपका रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो याद याद हो गया होगा कि जो रूपांतरित चट्टान होता है वो प्राथमिक और अवसादी में कुछ चेंजेस के कारण बनता है, और आग्नेय चट्टान तो मैंने बता ही दिया। बाकी याद रखिए कि जो रूपांतरित चट्टान है इसमें आपका कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि एक बैंडिंग होता है। बैंडिंग क्या होता है, तो चट्टानों में लाइट एंड डार्क शेडेड जो होता है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है तो इसमें कहीं कहीं पे लाइट हो जाएगा, कहीं पे शेड हो जाएगा, कहीं पे लाइट, कहीं पे शेड, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर मिलता है इसको बैंडिंग बोलते हैं। और ये आपको ये रूपांतरित चट्टान वाले में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिनिएशन एंड फॉलिएशन क्या होता है, तो चट्टान में लाइंस बनने लगता है, जैसे ये लाइंस आपका बन रहा था इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लिनिएशन या फिर फॉलिएशन। तो ये आपका रूपांतरित चट्टान में ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल की, तो मार्बल हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टजाइट हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टजाइट एक चट्टान नहीं है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार का मिनरल है यानी कि खनिज है, ठीक है। खनिज मतलब समझ रहे होंगे कि इसको बाहर निकाल करके इसको क्या किया जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है और उससे मतलब बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको। आगे दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, तो दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में आपका ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका ओडिशा हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भी और कहीं कहीं पर खाने हैं, जैसे कि झारखंड में आपका है जिसका नाम है लोहारडागा, ठीक है। ओडिशा में पंचपटमाली में, गुजरात में जामनगर में आपका एल्युमिनियम का जो है आपका ओर है, ठीक है। बाकी एल्युमिनियम के बारे में याद रखिएगा, मतलब बॉक्साइट का किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, ठीक है। तो एल्युमिनियम के बारे में याद रखिए कि ध्वनि की
गति जो है सबसे तेज़ आपका एल्युमिनियम में ही होती है। इसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट होता है उसको बनाने में भी आपका एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम लोहा की अपेक्षा जो क्या होता है, हल्का होता है और मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन बोला है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो भी प्रबल होगा ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आम्ल और क्षार का मिक्सचर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रबल होगा, जो लवण बनेगा यानी कि जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, रिएक्शन के बाद, वो आपका जो प्रबल वाला होगा वही बनेगा। जैसे यहाँ पर प्रबल क्या है, अम्ल है, तो जो लवण बनेगा कैसा बनेगा, अम्लीय। अब यहीं पर अगर प्रबल क्षार हो जाता, ठीक है, तो प्रबल क्षार हो जाता तो यहाँ पर जो लवण बनता वो क्षारीय बन जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। और ये भी चीज़ यहाँ पर दिया गया कि पीएच 7 से कम होगा, तो ये भी सही है कि जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो पहला सही है। जब सोडियम क्लोराइड को एक जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाता है। नहीं, सोडियम ऑक्साइड कहाँ से आ गया भाई, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, NaCl को जब हम जल में क्या करते हैं, अभिक्रिया, ये जो एक्वस फॉर्म में होता है NaCl, तो इसको ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है पहले तो, कि उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है और क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, ना कि यहाँ पर जो है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। चूँकि यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है आपका NaCl प्लस में H2O, ठीक है, तो ये आपका क्लोर अल्कली रिएक्शन भी कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, मतलब कैथोड और एनोड डाल करके और जो विलियन है उसमें डाल करके फिर उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि NaOH जो होता है वो कैथोड पे प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिव इन नेचर होता है, और जो क्लोरीन होता है वो आपका एनोड पे प्राप्त होता है जो कि निगेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो यही होता है आपका क्लोर एल्कली रिएक्शन, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एल्कली किसको बोलते हैं, तो एल्कली वो होता है, वो ऐसा क्षार होते हैं जो कि पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, बाकी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, अगर हम अम्ल की रिएक्शन क्षार से करते हैं तो इसके फलस्वरूप जल और लवण बनता है। यही रिएक्शन आपका जो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है। ठीक है, इसमें पी क्या होता है, जो पीएच वैल्यू में पी क्या होता है, पोटेंस होता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है उससे लिया गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो अब कितना समझ में आया होगा आपको। चलिए, बाकी ये जो क्लोरीन गैस है इसका यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। CaCl2, जिसको कैल्शियम हाइपो या ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, या कैल्शियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार है, मतलब ब्रायोफाइटा का यहाँ पर जो है पूछना कि कौन ब्रायोफाइटा का है, तो मर्चेंटिया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पादप जगत के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो ब्रायोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है, वो पादप जगत में ही आता है। तो शुरू से देखते हैं। देखिए, पादप जगत की बात करेंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक थैलोफाइटा और एक आपका बात करेंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे याद रखिए कि पादप जगत को दो बेसिस पर बांटते हैं। ठीक है, एक जिसमें कि अंग आपका जो है सही से दिखाई नहीं देता है, और एक जिसमें कि अंग आपका जो है सही से दिखाई देता है। तो जो नहीं दिखाई देता है ना, जिसमें, उसको थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे कि आपका शैवाल हो जाएगा, स्पाइरोगैरा हो जाएगा, लाइकेन, तो इन सब का शरीर का अंग जो है सही से आपको नहीं दिखाई देगा, तो ये थैलोफाइटा में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे होते हैं जिसमें अंग दिखाई देता है। अब इसमें भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक जिसमें कि संवहन उत्तक होता है, संवहन उत्तक मतलब कि जाइलम फ्लोएम, और एक जिसमें कि मतलब रहित होता है, मतलब एक में नहीं होता है और एक में रहता है, संवहनी उत्तक रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर संवहन उत्तक रहित, यानी कि जिसमें संवहन उत्तक नहीं रहता है, तो इसको हम लोग ब्रायोफाइटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका जो मेल वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग एंथ्रेडियम कहते हैं, और फीमेल वाले पार्ट को आर्केगोनियम कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा फिर से मैं बता रहा हूँ, ये संवहन उत्तक रहित होता है, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम कोई भी उत्तक नहीं होता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, तो जाइलम जो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। बाकी ब्रायोफाइटा के बारे में याद रखिएगा कि इसको पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, तो रिक्किया हो जाएगा, ठीक है, मॉसेस हो जाएगा, फ्यूनेरिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मर्चेंटिया हो जाएगा, लिवरवर्ट हो जाएगा, हॉर्नवर्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा था ना ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल, तो मर्चेंटिया आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मर्चेंटिया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉजेस, क्यूनेरिया, ये सब आपका जो है एग्जाम्पल है पादप जगत के उभयचर, जो कि ब्रायोफाइटा कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया संवहन उत्तक रहित वाला। अब आते हैं संवहन उत्तक सहित। ठीक है, मतलब जिसमें संवहन उत्तक होता है, तो एक इसमें भी दो तरह का होता है। अब एक जिसमें बिना बीज का होता है और एक बीज वाला होता है। तो जो बिना बीज वाला होता है उसका टेरिडोफाइटा कहते हैं, और बीज वाला जो होता है उसको फेनरोगेम्स कहते हैं। ठीक है, फेनरोगेम्स याद रखिएगा। ये जो बिना बीज का होता है, ठीक है, इसको क्रिप्टोगैम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। और इसमें जो प्रजनन अंग होता है वो छिपा हुआ होता है, मतलब
सही से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, फर्न, हॉर्स टेल, और उसके अलावा मार्सिलिया, ठीक है। ये सब आपका जो है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। एक होता है फेनोरोगेम्स, तो फेनोरोगेम्स भी दो तरह का होता है, जिसमें बीज दिखाई तो देता है लेकिन किसी किसी में आपका खुला बीज होता है यानी कि नेक्ड सीड होता है, और किसी किसी में जो है फल के अंदर बीज होता है। तो जो खुला बीज होता है उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जिम जाते हैं वो अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, खुला रखते हैं दिखाने के लिए, तो खुला बीज रखते हैं जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो फूल के अंदर बीज होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी जो एंजियोस्पर्म होता है इसको भी फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री, जिसको कि डाइकोट और मोनोकोट कहते हैं। तो एक बीजपत्री जिसमें होता है उसको मोनोकोट, और डाइकोट किसको बोलते हैं, द्विबीजपत्री को, ठीक है, जिसमें द्विबीजपत्री है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म की मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो याद रखिएगा साइकस, पाइनस, देवदार और फूल रहित, ये सब आपका जो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पादप जगत का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आपका प्लांट किंगडम से तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जंतु जगत के आगे क्वेश्चन, तो जंतु जगत ये एनेलिडा जो है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो एनालिडा मतलब ऐसा होता है जिसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो एक लीड के समान होता है। लीड मतलब बेलनाकार होता है। तो इसका एग्जांपल पूछा है तो अर्थवर्म हो जाएगा, ठीक है। अर्थवर्म के अलावा अगर बात करेंगे तो और भी जो केंचुआ वगैरह, केंचुआ ही होता है हालांकि अर्थवर्म में, तो ये होता है, ठीक है, जिसका मतलब शरीर बेलनाकार टाइप का होता है, जो सड़क के चलता है उसको एनालिडा कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जोंक भी आपका जो है एनालिडा में ही आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है नोमैटोडा, ठीक है, जो जिसको कि एस्चेलमंथिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, राउंडवर्म, हुकवर्म, फ्लेरिया वर्म, ठीक है, या फिर बस यही याद रखिएगा, यही एग्जाम्पल जो है आपका नेमेटोडा या फिर एस्चेलमेंथिस जगत का है, ठीक है। मतलब अब जंतु जगत में भी काफ़ी सारे हैं ना, तो इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो ये सब हैं, ठीक है, राउंड वर्म, हुक वर्म, ये सब क्या होता है, इसके पास जो है सूडोसिलामेट, मतलब सूडोसिलामेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर बोर्ड है, कौन सा सामान्य पानी को पीने योग्य बनाने में बदलने की तकनीक नहीं है। मतलब कोई ऐसा पानी है जिसको पीने योग्य बनाना, तो कौन सा तकनीक नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रोमिनेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सही। बाकी अगर छान के हम कर सकते हैं, उबाल के भी कर सकते हैं, और क्लोरीनीकरण करके भी हम लोग यहाँ पर जो है पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन ये ब्रोमिनेशन कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। एक होता है भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, हार्ड वाटर और हैवी वाटर दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है, जो कि कल लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ था वही है। तो गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है वो पूछा है, तो कैच पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे धीरे खींचता है, ये आपका थर्ड लॉ का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। अभी हम देखेंगे तीनों लॉ को, ठीक है। थर्ड लॉ आपका क्या बोलता है, चलिए देख ही लेते हैं हम लोग तीनों गति के नियम, ठीक है। पहला गति नियम की बात करें तो इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जड़त्व जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के, ठीक है। यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगा, और अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल काम नहीं करता। तो ये आपका ये जो आपका लॉ 1 है, ठीक है, नियम 1 है, वो बोलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पेड़ से फल का गिरना, ठीक है, बस के चलने पर पीछे की तरफ होना, तो ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन के फर्स्ट नियम से, ठीक है। सेकेंड नियम से आपका फॉर्मूला मिलता है फोर्स का, F = ma, ठीक है। बोर्ड है, किसी पिंड के समवेग परिवर्तन की दर जो है आरोपित बल के समानुपातिक होता है तथा बल की दिशा में कार्य करता है, यानी कि P = मतलब मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, P = mv, ठीक है। और ये संवेग जो होता है वो सदिश राशि है, याद रखिएगा। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें आपका क्वांटिटी मतलब जो दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं। तो जो संवेग आपका वही होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है kg/s होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये जो भी है क्वेश्चन पूछ रहा वो इसी का एग्जांपल है, जैसे कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर करना, ये आपका इसी का है, ठीक है, दूसरा का ही। तीसरा की बात करेंगे तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ये आपका तृतीय नियम कहता है। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे कि बंदूक में गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का आना, ठीक है, तो ये आपका तृतीय नियम आपका है, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का कंप्लीट, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल देख लिया, ठीक है। बाकी अगर हेल्पफुल लगी है सेशन तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।